ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। सुर्खियों में के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य जी। A.K. भट्टाचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पारित होने के बाद FSDC की इस पहली और 27वीं बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? देखिए, जो FSDC की मीटिंग का मुख्य जो एजेंडा इस समय हुआ है, ये बहुत तात्पर्यपूर्ण है जी। इसका प्रधान कारण ये है कि बजट पेश होने की तो एक 45 लाख करोड़ की बजट जिसके आपने जिक्र की, वो तो एक कारण है ही, और उसके साथ साथ ये मीटिंग जो है, ये सारे जो वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटर्स जो हैं, उनके साथ ये बैठक होती है। और ये आपको मालूम होगा कि जो वित्तीय क्षेत्र जो है, सारे विश्व में अब एक उथल पुथल मची है, और उसका प्रभाव हमारे देश की अर्थनीति में और हमारे देश की जो वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, स्टॉक मार्केट, ये सब के ऊपर कैसा पड़ेगा, इसका एक आकलन करने के लिए ये मीटिंग को बुलाया गया। आपको मालूम होगा शायद कि ये मीटिंग में वित्त मंत्री के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 चेयरपर्सन जो हैं, उसके साथ साथ पेंशन फंड के रेगुलेटर, इंश्योरेंस फंड के रेगुलेटर, ये सारे जो नियामक संस्थाएं जो हैं, उनके जो रेगुलेटर्स जो हैं, वो इसके साथ हैं। तो हमारा मानना ये है कि इस मीटिंग की बैठक विश्व में जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक खलबली मच गई है, उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर कैसा पड़ेगा, और हमारे देश में अर्थनीति में हम कैसी नीतियों का प्रयोग करें जिससे कि हमारी अर्थनीति में इसका कोई गलत प्रभाव न पड़े, यही इसका एक प्रधान मुद्दा था। तो इसी संबंध में आप हमारे श्रोताओं को वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालिए, और फिर सरकार जो इसके लिए प्रयास कर रही है उसे भी समझाने की कृपा कीजिए। जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले 4-5 हफ्तों में विश्व में जो 2-3 बड़े बड़े बैंक को बहुत बड़ा झटका आया था। इसका प्रधान कारण मोटी मोटी बातों में मैं ये कहूंगा कि जो विश्व में जो 2008 का जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन था, उस ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन के बाद जो इजी लिक्विडिटी, मतलब कम इंटरेस्ट रेट में पैसे की एक लिक्विडिटी बढ़ा देना, विश्व का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया था। उससे लोगों के पास, फाइनेंशियल सिस्टम के पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे और लिक्विडिटी बढ़ गई थी। उससे क्या हुआ कि जो मंदी का जो एक डर था, वो तो घट गया, पर मुद्रास्फीति का डर फिर से आ गया। और पिछले 2 सालों से हमने देखा कि वो मुद्रास्फीति और भी बढ़ रहा था, और जिस अमेरिकन इकोनॉमी में मुद्रास्फीति का टारगेट 2% होता है, उस अमेरिकन अर्थनीति में 9 से 10% की मुद्रास्फीति आ गई। और इसीलिए सारे फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि ये इजी मनी पॉलिसी को अब रोक दिया जाए। अब अचानक ये इजी मनी पॉलिसी को रोक देंगे तो उससे क्या होगा, जो बैंक की जो व्यवस्था जो है, उसको एक झटका पहुंचा, क्योंकि उनकी सारी डिपॉजिट जो हैं, वो ये सरकारी ट्रेजरी में लगी हुई हैं, और उनका सडनली जो दाम घट गया, और दाम घटने से बैंकों की जो एसेट और लायबिलिटी में बहुत बड़ा एक मिसमैच हो गया, और उस मिसमैच के लिए ये बैंकिंग अवस्था में काफी एक चोट पहुंचा, और 2-3 बैंक जिसकी मैंने जिक्र की, उसका बहुत ही एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए। 2-3 बैंकों को तो विलय भी करना पड़ा। तो ये सब कारण के लिए डर ये है कि एक कंटेजियन, जिसे कि एक संक्रामक रोग की तरह जो बाहर अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, वो भारत में न प्रवेश करे, और हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो स्टेबिलिटी जो है, उसको बिगाड़ न दे। तो इसीलिए ये FSDC का मीटिंग आज सारे नियामकों के साथ वित्त मंत्री ने किया, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह से भारतीय अर्थनीति को संभाल के आगे की ओर वृद्धि और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सके, यही देखना पड़ेगा किस तरह से वो नीतियों पर निर्णय किया गया।
जी हाँ सर, ये आपके उत्तर के संबंध में मैं दो प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा। सिलिकॉन वैली बैंक है, सिग्नेचर बैंक है, इन बैंकों में जो संकट हुआ तो इसको देखते हुए भारत ने अपने आंतरिक वित्तीय ढांचे की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या कर सकती है सरकार? और दूसरा, अभी इस बैठक से पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि भले ही अनेक देशों में मंदी की आशंकाएं हों, लेकिन भारत में मंदी की संभावना नहीं है। तो आखिर इस विश्वास की मुख्य वजह क्या है? देखिए, जो आपका पहला सवाल जो है कि हमारे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था जो है, जो एक जमाने में हमारी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी बढ़ गई थी, पर पिछले 3 सालों से हमने देखा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में एक कड़ी नजर डाली गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो रेगुलेटर ये देख रहे हैं किस तरह से जो बैंकिंग व्यवस्था की जो लोन्स जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल न जाए। और खुशी की बात यह है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंट्रोल में है। पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ी बहुत ज्यादा रोक नहीं है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये जो अवस्था में हम आ चुके हैं, इसका कारण यही है कि जो कड़ी नजर नियामक संस्थाओं ने बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर रखी, जिसे कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्राइसिस, वो जो एक मैकेनिज्म जो है उसको हमने चालू रखा। उससे जो हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था जो बाहर के देशों के बैंकिंग व्यवस्था से काफी ज्यादा सुदृढ़ लगती है, पर इसको देखते हुए हमें एक सेटिस्फाइड कंप्लेसेंसी जिसे कहते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। ये बैंकिंग व्यवस्था को हर वक्त कड़ी नजर में रखनी चाहिए, जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था में ऐसा कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बबल न बस्ट करे। दूसरा सवाल जो आपने किया वो वित्त मंत्री का जो मंदी न आने की जो एक उन्होंने इंडिकेशन दिया, मैं समझता हूँ भारत का सबसे बड़ा एसेट ये है कि भारतीय अर्थनीति का कि बहुत बड़ा मार्केट है हमारे देश में, और जो हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो भी एज वाइज बहुत ही यंग नेशन है। यहाँ पे 50% लोग 25 साल के नीचे हैं। तो डिमांड की जो चैलेंजेस जो हैं वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की से कम होती है। तो अगर हमारी जो वृद्धि दर अगर अनइक्वल न हो, मैं समझता हूं कि इस वक्त थोड़ी बहुत अनइक्वल है वृद्धि, क्योंकि जो ऊपर के जो लोग हैं वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और नीचे के लोग अभी भी कोविड के चपेट से पूरी तरह बाहर न आ सके हैं। तो जो वित्त मंत्री का जो कॉन्फिडेंस है वो यही से है कि डिमांड की जो कमी अभी तक उतनी ज्यादा नजर नहीं आई है और इन्वेस्टमेंट सरकार पूरी तरह से कर रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि उससे 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद उससे डिमांड में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्टर में करेंगे तो उसमें नौकरी बनती है, नौकरी बनती है तो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, उस पैसे से लोग मार्केट में जाकर चीजें खरीदते हैं, उससे डिमांड में वृद्धि होती है। तो एक तरफ तो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल से डिमांड की सस्टेनेबिलिटी है और दूसरी तरफ सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट करने की जो गति जो है उसको धीमी नहीं रखी। तो इससे मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री का जो कॉन्फिडेंस उसी से आया है। जिस सन 2047 तक हम उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखे हुए हैं, अभी 5वीं हैं और तीसरी बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आखिर ये कैसे होगा और हम इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए जैसे मैंने कहा कि निवेश का दर और भी बढ़ाना होगा। आपको मालूम होगा कि 2004, 2005 और 2006, 2007 जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन के पहले हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट थी वो करीबन जीडीपी के 35 से 38% तक आ चुकी थी। इस वक्त हमारी जो जीडीपी की इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो करीबन 29 से 30% में आई है। उसका कारण यही है कि जो निजी क्षेत्र जो है वो अभी भी पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करने में अपनी जोश नहीं दिखा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने काफी इन्वेस्टमेंट अपनी तरह से जो सरकारी खजानों से पैसा लेकर वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इस साल बजट में 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया गया है। उसका कारण यही है कि निजी क्षेत्र में उतनी निवेश की दर अभी भी नीची है। तो निवेश में और भी जोर देना चाहिए, जिससे कि उस निवेश से हम ये देख सकें कि डिमांड जो है इकोनॉमी में उसको जरा बढ़ावा आए और उस डिमांड के बढ़ने से जो एक विशियस साइकिल से हम एक वर्चुअस साइकिल में पहुंचे और वो वर्चुअस साइकिल से हमें इन्वेस्टमेंट हो, डिमांड बढ़े और वृद्धि दर और भी बढ़ जाए। इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार अशोक जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य
और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।